हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, अंकित भाटी सर की बुक ये जो ग्राम समाज वाली है, नया एडिशन है 2022 वाला। यहाँ पर हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, जो कि इस बुक में चैप्टर वाइज दिया है। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 को कवर कर लिया है और आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिए या सिंपली सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए ऑनलाइन स्टडी किंगडम टेलीग्राम के। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन यानी जो आपका चैनल का लिंक है आप आ जाएगा, वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको एक सेट प्रैक्टिस सेट का शेयर किया जाता है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3, दैट इज कृषि विकास और भूमि सुधार। तो चैप्टर थोड़ा लंबा है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय जीवन का आधार, रोजगार का प्रमुख स्रोत तथा विदेशी मुद्रा अर्जन का माध्यम होने के कारण कृषि को देश की आधारशिला कहा जाता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का प्रमुख घटक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत जो कृषि है वो अत्यंत पिछड़ी अर्थव्यवस्था में थी। उस समय कृषि में श्रम और भूमि की उत्पादकता कम थी। किसान परंपरागत कृषि पद्धतियों से कृषि करते थे। कृषि कार्य केवल जीवन निर्वाह हेतु किया जाता था तथा उन दिनों बड़े पैमाने पर कृषि वाणिज्यीकरण भी नहीं हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का जो योगदान रहा लगभग 50% था, लेकिन उसके बाद सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की भागीदारी लगातार कम होती जा रही है। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्रों में भागीदारी लगभग 19% है। तो यह डाटा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। भारत में कृषि उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आज भारतीय कृषि भारत की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। भारतीय कृषि का महत्व इस बात में परिलक्षित होता है कि दुनिया के मात्र 2.4% क्षेत्र और 4.2% पानी से हम विश्व की लगभग 17.5% आबादी का भरण पोषण करने में कामयाब हैं। लेकिन आज भारत ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट आप विषय इंपॉर्टेंट थे। कृषि क्षेत्र में लगभग जो जीडीपी में कृषि का जो योगदान है 19%, ये आपके लिए तथ्य इतना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप करंट में पढ़ते ही हो कि भारत की जो आबादी है पूरी दुनिया का लगभग 17.5% है। आगे देखो भारतीय कृषि का स्वरूप। तो विश्व के कई देशों की तुलना में भारत की कृषि उत्पादकता बहुत ही कम है। कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता कृषि के पिछड़ेपन का जो कारण बनती है। चूँकि जो कृषि, देखिए यहाँ पर थ्योरी है, जो एग्जाम के पॉइंट आप विषय इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको मैं ज़रूर बताऊंगा, उन्हीं को आपको ध्यान देना है। चूँकि कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि भी धीमी हो जाती रही है, क्योंकि कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र के लिए मांग सृजन करता है। भारत में कृषि जोतों का जो आकार है सामान्यतः बहुत छोटा है। लघु जोत कृषि संबद्ध की जो प्रक्रिया में रुकावट लाती है। तो कृषि जोत के आकार से संबंधित आपसे मध्यम और आपसे छोट जोत का आकार है, मध्यम है, बड़े आकार का जोत, तो ये डाटा आपसे पूछ लिया जाता है ना। तो 1 हेक्टेयर से अगर कम होता है जोत का आकार, जिसको कि मार्जिनल बोलते हो, फिर 1 से लेकर 2 देखा जाता है, 2 से 4 है, फिर 4 से 10, फिर 10 से ऊपर जो है बड़े आ जाते हैं। तो ये तथ्य ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो। अगला है कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी बहुतायत से पाई जाती है। भूमि के एक निश्चित क्षेत्र पर काम करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या है उनकी वास्तविक संख्या से अधिक होती है तथा किसान को कृषि के दौरान केवल वर्ष की कुछ माह ही जो है वो रोजगार मिल पाता है। कृषि भूमि के एक बड़े भाग पर काश्तकारों द्वारा कृषि की जाती है। काश्तकार भूमि के स्वामी नहीं होते, बल्कि वे भूस्वामी से भूमि पट्टे पर कृषि कार्यों हेतु लेते हैं। तो यहाँ पर आप काश्तकार की डेफिनेशन समझ सकते हो कि काश्तकार जो है एक्चुअली भूमि के स्वामी न होते हुए वो क्या होते हैं, भूमि जो है उनको पट्टे पर जो है वो कृषि कार्य हेतु लेते हैं, दैट इज काश्तकार। ठीक है, तो ये तथ्य आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया। आय का एक बड़ा भाग भूस्वामी के पास होता है एवं काश्तकार को निम्नतम जो है भाग प्राप्त होता है।
भारत में ज़्यादा लघु एवं सीमांत किसान होते हैं। तो यह तथ्य आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। भारत में सबसे ज़्यादा जो हैं किसान वो लघु और सीमांत जोत वाले हैं। किसान का जो प्राथमिक उद्देश्य अपने परिवार के लिए जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन करना होता है, न कि लाभ कमाने के लिए। भारत में खेती की जो प्रकृति है वह कॉमर्शियल नहीं है, वाणिज्यिक नहीं है। भारतीय कृषि वर्षा पर आधारित है तथा वर्षा की जो अनिश्चितता की वजह से कृषि उत्पादन में भी क्या है, अनिश्चितता उत्पन्न होती है। भारत में आज भी कृषि क्षेत्र में पर्याप्त एवं उन्नत सिंचाई सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। भारत में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में व्यापक स्तर पर क्षेत्रीय विषमताएं विद्यमान हैं। भारत में विद्यमान विस्तृत भौगोलिक विषमताओं एवं जलवायु के अनुसार कृषि उत्पादकता में भी व्यापक अंतर देखने को मिलता है। अगला तथ्य है भारतीय कृषि का ऐतिहासिक विकास। तो सर्वप्रथम खाद्यान्न अन्न उगाने का जो श्रेय है, इम्पॉर्टेंट तथ्य आपका, आप एंशिएंट हिस्ट्री में भी कवर करते हो। तो सर्वप्रथम जो खाद्यान्न उगाने का जो श्रेय है, ये आप कह सकते हो कि जो साक्ष्य पाया जाता है वो किस काल से, तो नवपाषाण काल के निवासियों को जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप से प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल है वह उत्तर प्रदेश की संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। तो ये सभी तथ्य आप एंशिएंट हिस्ट्री से भी कवर करते हो। तो जीके के लिए आप लूसेंट को अच्छे से कवर कर लीजिए, साथ ही प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए, बस इतना ही पर्याप्त रहेगा। और घटना चक्र है तो ऑनलाइनर भी आप कवर कर लीजिएगा। हालांकि नवीनतम खोज में लहुरा देव उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर जिले में है, जो कि सबसे पुराना कृषि साक्ष्य वाला स्थल बताया गया है। आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते भी हो कि सबसे पहले जो सावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ से, तो लहुरा देव से ही। लेकिन इससे पहले भारतीय उपमहाद्वीप का जो प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है वह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ है। तो यदि आपको ऑप्शन में मेहरगढ़ ना दिखे तो आपको जो लगाना है लहुरा देव कृषि के साक्ष्य वाला, और यदि लहुरा देव मेहरगढ़ दोनों दिखते हैं ऑप्शन में, आपको मेहरगढ़ ही चूज करना होगा। ये भारत में पूछा जाता है तो वर्तमान में आप भारत पर की परपेज से आप लहुरा देव लगाओगे। मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं तथा 9000 ईस्वी ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व में लहुरा देव से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लहुरा देव से पूर्व प्राचीनतम चावल की जो साक्ष्य वाला स्थल है वह कोलडीहा, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में है, जहाँ से 6500 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य भूसी का साक्ष्य मिलता है। तो यह सभी तथ्य आपको जीके के हैं, बिल्कुल एंशिएंट हिस्ट्री के, और लूसेंट से आप कवर कर लोगे तो यहाँ पर ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपको इसमें दिखेंगे भी नहीं, आपको दिखेंगे जीके के पार्ट में। ये लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे, जिसके अंतर्गत गाय, बैल, बकरी, भेड़ इत्यादि को पालते थे। संभवतः सर्वप्रथम कुम्हारों द्वारा बनाए गए बर्तन भी इसी युग में परिलक्षित होते हैं, क्योंकि कृषि के कार्य जो है वो कारण जो है अनाज रखने, उन्हें पकाने तथा खाने पीने के लिए बर्तनों की आवश्यकता महसूस हुई थी। तो इसीलिए इन्होंने जो है, चलिए आगे। मेहरगढ़ पाकिस्तान में जो लोग हैं वो गेहूं के साथ साथ जौ और राई भी उगाते थे। हड़प्पा सभ्यता में कृषि। तो हड़प्पा काल में भी लोग कृषि का जो है उनका मुख्य व्यवसाय रहा कृषि। हालांकि वे कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे। तो हड़प्पा काल में कृषि करने के जो साक्ष्य मिलते हैं, साथ ही साथ पशुपालन भी लोग करते थे। कपास को पहली बार हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ही उपजाया जाता है। तो आप अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कपास की सबसे पहले खेती हुई है। ये साक्ष्य जो मिलते हैं अपने प्यारे भारत में, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये सभी के सभी आपके जीके के फैक्ट हैं, और जीके के ही में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ग्राम समाज से संबंधित कोई खास प्रश्न नहीं होगा। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त फसलों में चावल, गेहूं, कपास, तिल, सरसों, मटर आदि थे, लेकिन मुख्य जो खाद्यान्न रहा गेहूं और जौ थे। यहाँ के लोग जुताई के लिए लकड़ी के हलों का प्रयोग किया करते थे। लोथल से आटा पीसने की चक्की और रंगपुर से चावल के अवशेष मिले हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपसे पूछ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो आटा पीसने की चक्की, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आप लगाओगे लोथल से, है ना। इस तरह के साक्ष्य पूछे जाते हैं एग्जाम में। सर्वप्रथम जुते हुए जो खेत का साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से, तो यह कालीबंगा। और कालीबंगा है कहाँ पर, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में। तो कालीबंगा से ही जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। ये सब चीज़ें आप लूसेंट से कवर करोगे यार, ठीक है, तो वहाँ से ही कवर करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। वैदिक काल में कृषि। वैदिक काल में कृषि योग्य भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। तो यदि पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से वैदिक काल में कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था, तो आप उर्वरा या अथवा क्षेत्र लगाओगे ऑप्शन में।
वैदिक सभ्यता सिंधु सभ्यता के विपरीत मूलतः ग्रामीण थी। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हुए ऑलरेडी कि वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता विपरीत मूलतः जो आपकी सिंधु सभ्यता है बेसिकली वो नगरीय रही, जबकि जो वैदिक सभ्यता है वो आपकी ग्रामीण थी। आर्यों का जो आरंभिक जीवन है मुख्यतः पशुचारण था, कृषि उनका गौण धंधा था। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आप कवर करते हैं हिस्ट्री से भी। भूमि निजी संपत्ति नहीं होती है, उस पर सामूहिक अधिकार होता था। गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता तथा अधिकांश लड़ाइयाँ गायों के लिए ही लड़ी गई थीं। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव का जो है उल्लेख हुआ है। वैदिक कृषि से संबंधित कुछ प्राचीन नाम दिए गए हैं, उनके आधुनिक नाम हैं। तो उर्वरा जो कि जुते हुए खेत के रूप में, लांगल तो हल के रूप में है, ब्रिक जो कि आजकल आप बैल बोलते हो, करीस या सकृत जो कि गोबर की खाद है। सीता क्या होता तो हल से बनी नालियाँ रहीं, जो कि आप पहले इनको सीता कहा जाता था, वैदिक इनका नाम रहा। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हल से जो बनी नालियाँ होती थीं उनको क्या कहा जाता था वैदिक युग में, तो उनको सीता कहा जाता था। कुआं है ना, अवध जो रहा इसका आधुनिक नाम कुआं हो गया है। कीवास का हलवाहा है। उड़दर का जो है वो अनाज नापने वाला पात्र होता था। ठीक है, जैसे कि अभी भी गांव में लोग नापते वापते हैं बर्तन से, तो अनाज नापने वाला जो पात्र रहा उसको बोला जाता था उड़दर। उत्तर वैदिक काल में कृषि, तो इस काल में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय रहा है वह कृषि बन गया था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि क्रियाओं के 4 प्रकारों का उल्लेख हुआ है: जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई। व्रीह जो कि धान है, यो जो कि जौ, माड़ उड़द हो गया, मुदग जो कि मूंग है, गोधूम जो कि गेहूं आदि अनाजों का जो वर्णन है वह यजुर्वेद में मिलता है। तो धान का भी, जौ का भी, उड़द का भी, मूंग का भी और गोधूम, इन सभी के जो है वर्णन किसमें है? यजुर्वेद में मिलते हैं। ऋग्वैदिक लोग जौ पैदा करते थे, परंतु इस काल में इनकी जो मुख्य फसल है वह धान एवं गेहूं थी। तैत्तिरीय उपनिषद में अन्न को ब्रह्म तथा यजुर्वेद में हल को सिर कहा गया है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का जो उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में कृषि व्यवस्था, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृष्ट दैट इज जुती हुई, उत्कृष्ट यानी बिना जुती हुई, स्थल यानी ऊंची आदि अनेक प्रकार की भूमियों का वर्णन हुआ है। बिना वर्षा के भी अच्छी होने की खेती को आदेवा मात्रक कहा जाता था। तो मौर्य काल में बिना वर्षा के भी अच्छी होने वाली जो खेती रही उसको क्या कहा जाता था? तो आदेवा मात्रक। मौर्यकालीन राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, वाणिज्य पर आधारित थी, जिन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को दान में जो भूमि दी जाती थी उन्हें ब्रह्मदेव भूमि कहा जाता था। सीता भूमि जो कि सरकारी भूमि को कहा जाता था। सिंचाई के लिए उपज का 1/5 से 1/3 भाग के रूप में लिया जाता था। भूमि कर कुल उपज का 1/6 भाग से 1/8 भाग तक होती थी। बलि क्या रही? तो एक प्रकार का भू राजस्व रहा है, और हिरण्य जो है वो अनाज के रूप में न लेकर नकद लिया जाने वाला हिरण्य था। राज्य की ओर से सिंचाई का जो प्रबंध रहा उसको सेतुबंध कहा जाता था, और कृषकों द्वारा जो उत्पादित सामग्री से प्राप्त कर होता था उसको भाग कहते थे। जबकि बलि क्या रहा? एक प्रकार का भू राजस्व रहा है। वहीं पर कृषकों द्वारा उत्पादित सामग्री से प्राप्त जो कर होता था उसको भाग कहते, क्योंकि भाग और बलि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गुप्त काल में कृषि व्यवस्था, तो गुप्त काल में भी कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर थी। बृहद संहिता के अनुसार 3 फसलों की जानकारी थी। इत्सिंग के अनुसार चावल और जौ प्रमुख फसल थी, तथा कालिदास कहते हैं कि कालिदास ने ईख व धान की खेती का उल्लेख किया है। रहट और घंटी यंत्र का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। तो रहट तो गांव से बिलोंग करते उनको तो मालूम होगा, सामान्य जीवन वाले अगर जिए होंगे तो रहट जो है जो पहले के लोग दादा बाबा होते थे चलाते थे। भू राजस्व की दर जो है वो 1/6 भाग थी गुप्त काल में कृषि में। सिंचाई का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। तो एग्जाम में यदि पूछा जाता है गुप्त काल में सिंचाई का जो सर्वोत्तम उदाहरण है वो स्कंदगुप्त के कौन से अभिलेख में मिलता है,
तो आप कहोगे जूनागढ़ अभिलेख। गुप्त काल में आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। तो खेती के लिए जो उपयुक्त भूमि रहे उसको क्षेत्र कहा जाता था, वास करने योग्य भूमि को वास्तु, जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खिल, जबकि बिना जोती गई जंगली भूमि को अपराहत, और पशुओं को चारा योग्य जो भूमि उसे चारागाह कहते थे। भूमि छिद्र न्याय, तो ऐसी भूमि जो कृषि के अयोग्य हो तथा जो व्यक्ति बंजर भूमि पर खेती प्रारंभ करेगा वही उसका भूस्वामी होगा। गुप्त सम्राट द्वारा दिए गए दान में भूमि पर गृहता को राजस्व के समस्त अधिकार के साथ साथ उसकी सुरक्षा व प्रशासनिक दायित्व को भी निभाना होता है। अमरकोश में अमर सिंह ने 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया है। इसी प्रकार आगे चलकर दक्षिण भारत के राज्यों से इलायची, तिल, मसाले, फल व अन्न की अच्छी खेती होती थी। लोग नदियों में बांध बनाकर तालाबों द्वारा सिंचाई का कार्य करते थे। ब्रिटिश काल में चूंकि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य भारतीयों को आर्थिक दोहन करना था, इसलिए इनका ध्यान सिर्फ लाभ कमाने वाली फसलों की उपज की ओर था, जैसे कि नील, जूट, चाय, कपास, गन्ना। लेकिन बाद में कुछ असंतुष्ट कृषकों द्वारा कृषक आंदोलन के फलस्वरूप कुछ रियायतें दी गईं व अनुसंधान के लिए कुछ विश्वविद्यालय भी खोले गए, जैसे कि वर्ष 1885 ईस्वी में कृषि विभाग और 1906 ईस्वी में दरभंगा में पूंछा की स्थापना आदि के अन्य कार्य किए गए। अगला है कृषि क्रांतियाँ। तो आपसे यहीं से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। कृषि क्रांतियाँ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं से होंगे आपके। कृषि क्रांति के अंतर्गत कृषि में महत्वपूर्ण परिवर्तन, आविष्कारों, खोजों या नई प्रौद्योगिकी को लागू किया जाता है। कृषि क्रांतियाँ उत्पादन के तरीकों को बदलती हैं और उत्पादन दर को बढ़ाती हैं। भारत में विभिन्न कृषि क्रांतियाँ हुई हैं और कृषि क्षेत्र में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत भी हुई है। कृषि क्रांतियों ने भारतीय कृषि को तेजी से बढ़ने में मदद की और नए अवसर पैदा किए। अब यहाँ से प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति का संबंध आपका खाद्यान्न जो कि खासकर गेहूं से है। इसके बाद आपका पीली क्रांति है जो कि तिलहन से संबंधित है, तेल बीज उत्पादन। गुलाबी क्रांति मछली उत्पादन और प्याज उत्पादन, साथ ही झींगा उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति में मांस उत्पादन, टमाटर उत्पादन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट उत्पादन है। सदाबहार क्रांति संपूर्ण रूप से कृषि का उत्पादन, जबकि ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है और गोल क्रांति का आलू उत्पादन, जबकि काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम उत्पादन से है। हरित क्रांति, तो हरित क्रांति सन 1960 से 60-70 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक रूप में जाना जाता है। तो ऐसे आप एग्जैक्ट जो ईयर पढ़ते हो 1866 पढ़ते हो, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, विश्व के, जबकि इंडिया में MS स्वामीनाथन को पढ़ते हो। तो वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने के लिए अनेक कार्यों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। हरित क्रांति शब्द का जो प्रतिपादन है वो विलियम गार्ड द्वारा किया गया था। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा 1966 में किया गया था। तो याद रखिएगा, हरित क्रांति विश्व के जनक जो हैं वो नॉर्मन बोरलॉग है, जबकि भारत में पूछा जाता है तो आपको MS स्वामीनाथन लगाना होगा। और भारत में जो क्रांति शुरुआत है वो 1966 में किया गया था। हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक राज्य के रूप में सबसे पहले इंपॉर्टेंट तथ्य है किस राज्य को चूज किया गया, तो वह पंजाब राज्य को चुना गया, जबकि हरित क्रांति का जो जन्म स्थल है वह पंतनगर नैनीताल को माना जाता है। हरित क्रांति का आरंभ दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया तथा इस क्रांति का दूसरा नाम बीज, उर्वरक एवं सिंचाई क्रांति है। हरित क्रांति हेतु भारत की तथा मैक्सिमो में विकसित नवीन उर्वरक को प्रतिचारी गेहूं की बौनी प्रजातियों का प्रयोग किया गया था तथा इस क्रांति का प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई। हरित क्रांति को नई कृषि रणनीति के रूप में पहली बार भारत में खरीफ के मौसम में अमल में लाया गया था एवं इसे उच्च उपज वाली किस्म कार्यक्रम के नाम से संबोधित किया गया था। हरित क्रांति का जो उद्देश्य है वो भारत में भूखमरी की समस्या को दूर करना, ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना, स्वस्थ पौधे का उत्पादन करना था। हरित क्रांति का जो प्रारंभ है वो कृषि की असमानताएं कम करने हेतु हुआ।
हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण हुई। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत की कुल खाद्यान्न में मोटे अनाज एवं तेल दलहन का जो अंश है वो कम हो गया था। इस क्रांति का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अधिक रहा एवं गंगा नगर जो कि राजस्थान में इसका प्रभाव देखने को मिला था। जबकि सरकार द्वारा 7 जिलों में यह कार्य जो है वो आरंभ किया गया था। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप चावल में लगभग 200% एवं गेहूं में लगभग 500% की बढ़ोतरी हुई, तब बाजरा व ज्वार आदि फसलों में भी वृद्धि हुई। तो हरित क्रांति खासकर जो प्रभावित की रही वो गेहूं, याद रखिएगा, गेहूं चावल। हरित क्रांति के प्रारंभ के समय में भारत की जो प्रधानमंत्री रहे हैं वो इंदिरा गांधी रही हैं। खाद्य एवं कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम, योजना मंत्री प्रोफेसर अशोक मेहता व कृषि सचिव वी शिवरमन थे। तो हरित क्रांति के प्रारंभ के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन रही हैं? इंदिरा गांधी रही हैं। जबकि खाद्य एवं कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम थे। इतना याद रखो, बहुत है। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता आई, किसान आय की बढ़ोतरी हुई, औद्योगिक विकास हुआ। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से निकालकर विश्व की अग्रणी देशों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया। अतः कहा जा सकता है कि हरित क्रांति द्वारा देश में न केवल कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता आई, अपितु भारत छोटे देशों को भी निर्यात करने में सक्षम हो गया। व्यावसायिक कृषि को अत्यधिक बढ़ावा हरित क्रांति द्वारा प्राप्त हुआ। हरित क्रांति के बाद पीली क्रांति। तो वर्ष 1980 के दशक में जब देश का खाद्य तेल का जो आयात है वो चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया था, तब भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वयं हस्तक्षेप करके तिलहन पर तकनीकी मिशन शुरू किया। तिलहन उन फसलों को कहते हैं जिनमें वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है तिल है, सरसों है, मूंगफली, सोया और सूरजमुखी आदि। भारत में तिलहनों की जो उपज है इसको बढ़ाने के लिए पीली क्रांति का प्रारंभ किया गया है। तो क्रांतियों से संबंधित आपसे मिलाने को ही अक्सर पूछ लिया जाता है कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। बाकी थ्योरी दिया है तो आप पढ़ लो। खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की रणनीति को पीली क्रांति का नाम दिया गया है। भारत में तिलहन के अंतर्गत 9 प्रकार के निम्नलिखित बीज पाते हैं। सरसों है, सोयाबीन है, सूरजमुखी, अरंडी, अलसी, कुसुम, मूंगफली, तिलहन, नाइजर। पीली क्रांति के तहत राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी, जिसका संक्षिप्त नाम नाबार्ड है। इस बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाकर तिलहन की पैदावार को संभावित क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। पीली क्रांति के अंतर्गत सरकार ने किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराए, जिससे कि तिलहन की फसलों की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि हुई। पीली क्रांति के अंतर्गत तिलहन की फसलों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में भंडारों और वितरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी, जिससे फसलों को सुरक्षा प्रदान हो सके। भारत में कुल कृषि उत्पादक क्षेत्र में लगभग 10% क्षेत्र में तिलहन की खेती की जाती है तथा देश की कुल कृषि उत्पाद का लगभग 10% भाग तिलहन की फसलों से प्राप्त होता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया कि भारत में कुल कृषि उत्पादक क्षेत्र में लगभग 10% क्षेत्र में जो है तिलहन की खेती की जाती है। वर्ष 1960 के दशक तक भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर था, किंतु सिंचित क्षेत्र में कम प्रतिशत और मौसम की अनिश्चितता के कारण बढ़ती आबादी के साथ देश में तेलों की प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है वो कम होती गई, जबकि भारतीय जलवायु तिलहन उत्पादन की शर्तें जो है उपयुक्त हैं। तिलहन उत्पादन कम होने के कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है कि कुल कृषि में तिलहनी फसलों का कम क्षेत्रफल है। कृषि जो घरेलू बीज है इनका उपयोग, जिसके कारण तेल की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खाद्य एवं उर्वरकों का जो उपयोग है वह नगण्य है। फसल सुरक्षा एवं वैज्ञानिकों तरीकों का उपयोग न किया जाना, मिश्रित फसली खेतों में दलहन का उपयोग प्राथमिकता देना, खाद्य तेलों तथा तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पीली क्रांति की शुरुआत की गई। पीली क्रांति में नई वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा तेल उत्पादन में बढ़ोतरी करने का लक्ष्य शामिल है। पीली क्रांति में भारत में लगभग 1.5 करोड़ टन तेल का प्रतिवर्ष है वो निर्यात होता है। कितना? 1.5 करोड़ टन। पीली क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर चुका है, तब भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम 23 राज्यों के 337 जिलों में शामिल है। देखिए, यहाँ से संबंधित आपसे तथ्य कुछ पूछा जाने वाला नहीं है, बस वही मिलाने को दे देंगे कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाना है। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस देखते चलना है। बाकी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं वो आपको करते चलना है। जो यहाँ पर थ्योरी के पार्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको ज़रूर आप देख लीजिएगा, मैं उनको बताते चलूँगा। गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति के जनक जो है वो दुर्गेश पटेल को कहे जाते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया। कौन है क्रांति? दुर्गेश पटेल। यह क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। बस इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
बाकी गुलाबी क्रांति या पिंक रेवोल्यूशन एक शब्द है जिसका उपयोग मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रयुक्त हुई तकनीकी क्रांतियों को दर्शाने के लिए किया जाता है। भारत संसार का सबसे बड़ा झींगा मछली निर्यातक राष्ट्र है। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। भारत संसार का दुनिया का सबसे बड़ा जो है झींगा मछली निर्यातक राष्ट्र है। गुलाबी क्रांति के परिणाम स्वरूप झींगा मछली के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि हुई है। गुलाबी क्रांति के फलस्वरूप भारत में मांस का उत्पादन बढ़ा तथा भारत का निर्यात भी बढ़ा, जिससे भारत की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में मांस उद्योग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की जो संख्या 30 से 40% महिलाएं हैं। इसमें गुलाबी क्रांति के द्वारा छोटे बड़े बूचड़खाने व खुदरा व्यापारियों दुकानदारों को भी आधुनिक बनाया गया तथा इससे देश के मांस उपभोक्ताओं को भी उत्तम मांस प्राप्त हो सकेगा। गुलाबी क्रांति से किसानों का भी अत्यधिक लाभ हुआ है। कोई खास इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं, आगे बढ़ो। लाल क्रांति, तो देश में मांस और टमाटर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति की शुरुआत की गई, जबकि झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए गुलाबी क्रांति की शुरुआत हुई है। तो लाल क्रांति किससे संबंधित, एक तो मांस और दूसरा टमाटर उत्पादन है, जबकि जो झींगा मछली उत्पादन इसका संबंध गुलाबी क्रांति से है। लाल क्रांति प्रारंभ कब हुआ, तो ये ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1980 में विशाल तिवारी द्वारा। ठीक है, विशाल तिवारी द्वारा। तो कौन सी क्रांति किससे संबंधित, कौन सी क्रांति कब स्टार्ट हुई, साथ ही उसके जनक कौन है, इतना ही ध्यान देना है आपको और कुछ नहीं। लाल क्रांति के तहत किसान जिनके पास जमीन नहीं है वो इस क्रांति को तकनीक का प्रयोग करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लाल क्रांति के माध्यम से जिले के टमाटर की पैदावार बढ़ाने का कार्य जो है किया गया है, जिससे कि यहाँ के गरीब और कम जमीन वाले जो किसान हैं उनको ज़्यादा फायदा मिल सके। लाल क्रांति में प्रयोग की जाने वाली तकनीक के माध्यम से टमाटर की खेती के लिए अधिक ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है। कम ज़मीन में भी इस तकनीक के जरिए टमाटर का उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अतः इस कारण टमाटर के उत्पादन के साथ साथ मांस के उत्पादन पर भी विशेष ध्यान दिया गया। अगली क्रांति है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति को जो है दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी शुरुआत कब हुई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 15 जनवरी 1970 को। और दुग्ध क्रांति को आधारित रूप से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। तो अमूल के जो संस्थापक है, फाउंडर हैं, वर्गीज कुरियन को जो है वो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट आप इसे क्या तथ्य सीखना है यहाँ पर, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, किससे संबंधित है और कब शुरुआत हुई, दैट्स इट। इतना ही आपको याद रखना है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया जिसे की श्वेत क्रांति कहा गया। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को, तो हर साल 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन का जो जन्मदिवस, इन्हीं के जन्मदिवस पर जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। श्वेत क्रांति का जो प्रारंभ है कहाँ से हुआ है, गुजरात से हुआ है, क्योंकि वे वहीं के हैं। ये क्रांति सबसे अधिक सफल आनंद जिला गुजरात में हुई। ठीक है, तो श्वेत क्रांति का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ से हुआ, बाकी ईयर ही आपसे पूछा जाता है और जनक कौन रहे ये पूछ लिया जाता है बस। 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य डेयरी विकास को बढ़ाना, सहकारी समितियों की स्थापना करना था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई है, तो वर्ष 1970, दैट्स इट। श्वेत क्रांति की 3 चरणों में चलाई गई थी। पहला चरण रहा है वर्ष 1970-80, और दूसरा चरण जो है वो 1981-85, बाकी पढ़ लो। इस चरण में देश के चुनिंदा क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया, जिसका उद्देश्य अमूल आनंद की भांति सहकारी संघ का निर्माण करना था। इस चरण के अंतर्गत डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत 10 राज्यों में की गई ताकि महानगरों मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई आदि से दूध मुहैया कराया जा सके। इस चरण के अंतर्गत मुंबई, चेन्नई, दिल्ली व कोलकाता में मदर डेयरी की स्थापना की गई। द्वितीय जो चरण रहा 81 से 85, दूसरे चरण में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्यों का चयन किया गया। डेयरी विकास कार्यक्रम का और विस्तार द्वितीय चरण में किया गया और यह कार्यक्रम कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी शुरू किया गया। द्वितीय चरण के अंतर्गत 25 सशक्त दुग्ध उत्पादन क्षेत्र की स्थापना की गई तथा हैदराबाद में एक अनुसंधान केंद्र की भी स्थापना की गई। तो दुग्ध अनुसंधान केंद्र कहाँ, हैदराबाद। तीसरा चरण रहा है 86 से लेकर के 96 तक। तो देश के लगभग प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित किया गया तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु महिलाओं की भागीदारी को भी बढ़ाने में सफल प्रयत्न किया गया। इस चरण के अंतर्गत और अधिक सहकारी समितियों की भी स्थापना की गई। श्वेत क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य रहा दूध की कमी को दूर करना था तथा क्रांति के पश्चात दुग्ध उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। श्वेत क्रांति के बाद ग्रामीण भारत आर्थिक सामाजिक रूप से जो है सशक्त हुआ और महिला सशक्तिकरण हुआ। उच्च नस्ल के पशुओं का विकास हुआ, किसानों की आय में वृद्धि हुई, देश में पोषण स्तर में सुधार हुआ। श्वेत क्रांति के बाद कृषि पर जो है दबाव में कमी आई। कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार का सृजन हुआ। जिस समय श्वेत क्रांति का आरंभ हुआ उस समय भारत की
प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। तो श्वेत क्रांति का जो आरंभ हुआ उसमें प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो याद रखो लाल बहादुर शास्त्री। इस क्रांति के बाद देश में सकल दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता भी क्या है? कम रहा। विदेशी नस्ल की गायों भैंसों हित भारतीय जलवायु अनुकूल रही। श्वेत क्रांति में उच्च गुणवत्ता के साथ पशु आहार पर विशेष बल नहीं दिया गया तथा देशी नस्ल की दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार पर भी ध्यान नहीं दिया गया। पढ़ लो, थ्योरी दिया है, बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर होगा वहाँ पर जरूर ध्यान देंगे और बताएंगे आपको। कुरियन के साथ उनके मित्र यम दलाया ने भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाने और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की तकनीक के आविष्कार में योगदान दिया। श्वेत क्रांति से निम्न उपलब्धियां प्राप्त हुई। दूध का उत्पादन बढ़ा, ग्रामीण लोगों की आय बढ़ी। विश्व में दूध उत्पादन में भारत ने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। पशु टीकाकरण का आरंभ हुआ है। हैदराबाद में अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। तो दुग्ध अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है? याद रखिएगा, हैदराबाद में। श्वेत क्रांति का जो समापन है वर्ष 1996 में ही हो गया था। तो जो क्रांतियाँ हैं खासकर जो आपसे पूछे जाते हैं, मिलान करने को भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ और अन्य कृषि क्रांतियाँ हैं, तो यहाँ पर इनको भी आप कवर कर लो। रजत फाइबर जो क्रांति है वो कपास से संबंधित है, जबकि गोल्डन रिवॉल्यूशन ये जो है फ्रूट्स, हनी प्रोडक्शन और हार्टिकल्चर में आती है। चमड़ा और कोको तो ये भूरी क्रांति से संबंधित होगा। और मोटे अनाजों के उत्पादन संबंधित जो क्रांति है मूंग क्रांति है, जबकि भिंडी उत्पादन से संबंधित जो क्रांति होगी वो परामनी है। और भारतीय कृषकों की 2022 तक आमदनी को दुगना करना, यह किस क्रांति के तहत है? तो खाद्य श्रृंखला क्रांति। इसी को इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का महत्व है। तो यहाँ से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में कुछ नहीं बनने वाले, जो भी होंगे आपके वो डाटा होंगे बजट से संबंधित, और ऐसे छोटे मोटे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस सेट में ही कवर कर लेंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं, भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, तो इन सब चीज़ों को आप जो है तथ्य से कवर करेंगे, करंट से। तो यहाँ पर इतना आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरा कुछ खास नहीं, थ्योरी के पार्ट ही दे रखे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो होंगे हम जरूर यहाँ पर कवर करा लेंगे। बाकी बहुत डिटेल में कवर करना है आपको लाइन टू लाइन, तो आप इसका पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लंबा थ्योरी है। इतनी चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है जितना दे रखा है। औपनिवेशिक काल से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ परंपरागत कृषि जहाज़ों को नष्ट कर दिया और अपने बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये सब आप स्किप करो, छोड़ो, कुछ नहीं। अब यहाँ से जो अगला आपका तथ्य दिया है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद कंपनी की गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त कर फार्मिंग सिस्टम इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। तो यह तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फार्मिंग सिस्टम के तहत कंपनी जो है किसी क्षेत्र की वसूली की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बोली लगाने वालों को ही देती थी। इस सिस्टम का बंगाल पर बहुत बुरा असर हुआ और इससे किसानों का शोषण बढ़ा तथा वह भुखमरी तक पहुंच गए। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भी दहशाला बंदोबस्त लागू किया गया था। तो दहशाला बंदोबस्त किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जैसे कि 1993 में स्थायी बंदोबस्त यानी इशमिरारी बंदोबस्त के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में प्रचलित अस्थायी भूमि बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया, जिन्हें अपनी जमींदारी वाले भू क्षेत्र का क्या है? पूर्ण भूस्वामी माना गया। तो एग्जाम में जो आपसे पूछा जाता है, इन्हीं तीन पद्धतियों को पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा क्या है, महालवाड़ी प्रथा क्या है, रैयतवाड़ी प्रथा क्या है और इनकी शुरुआत कब की गई, और दैट टाइम जो है वो प्रशासन के इनके अंडर में रहा है, ठीक है। यही तीन चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, और कहूँ कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो इनसे संबंधित तथ्यों को आप देख लो। स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा। तो जमींदारी का प्रथा का आरंभ कब हुआ है दोस्तों? 1793 ईस्वी में, ठीक है। और सबसे पहले इसको बंगाल प्रेसिडेंसी में जो है वो, तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है कि जो जमींदारी प्रथा है या स्थायी भूमि बंदोबस्त, तो ये अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के जनक, ये सब आपसे पूछा जाता है। तो इससे संबंधित जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस रहे हैं। और इसकी जो शुरुआत है 1793 में कहाँ पर लागू हुआ? सबसे पहले बंगाल। तो ये तीन तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और कुछ खास नहीं। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक में क्षेत्रों में भी लागू हुआ है। तो भूमि बंदोबस्त कब है? जमींदारी प्रथा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस संबंधित रहे हैं और सबसे पहले इसको बंगाल, दैट्स इतना इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। इस व्यवस्था में के तहत जो है जमींदार को ही भूमि के रूप में मान्यता प्राप्त थी। तो यहाँ पर आपका तथ्य, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है
कि इस जो जमींदारी प्रथा रही है इसमें क्या था कि जमींदार को ही, नाम ही है जमींदारी, ठीक है, तो इससे नाम से ही पता चल जा रहा है, तो जमींदार को ही भूस्वामी के रूप में मान्यता प्राप्त थी और इसे अपने क्षेत्रों में भू राजस्व की वसूली कर 11 में से 10 हिस्से कंपनी के पास जमा करना होता था। समझ रहे हैं आप? तो ये है सिस्टम जमींदारी का। तो इसमें जो है जो किसान होते थे, काम वाम करते थे खेत में, उनको बेसिकली जो है काम ही करते थे, बाकी वसूली का काम जो है जमींदार लोग करते थे और वसूल करके जो अगर लाभ 10 रुपये 11 रुपये हो रहा तो उसमें से 10वां हिस्सा जो है कंपनी के पास जमा करना होता था जमींदारों को। इस व्यवस्था के तहत जमींदार काश्तकारों से मनचाहा लगान जो है वसूल करता था और उस समय लगान न देने वाले काश्तकारों से ज़मीन वापस छीन ली जाती थी। कुल मिलाकर काश्तकार पूरी तरह से जमींदारों पर दया पर निर्भर था। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं याद रखना, बस यहाँ पर जमींदारी से संबंधित की कंपनी होती थी और किसान जो काश्तकार यानी काम वाम करते थे, बीच में बिचौलिए भी होते थे जिनको कि जमींदार आप कहोगे, ठीक है। जमींदार ज़मीनों को जो हक होता था वो जमींदार के पास होता था। काश्तकार जो काम करने वाले होते वो काम करते थे और उन्हीं टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे जमींदार और सीधे कंपनी को देते थे। तो 11 में से 10 जो है वो कंपनी को देना होता था, ये ध्यान रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरुआत की थी कहाँ पर? बम्बई में, वो बम्बई कह रहे माफ़ कीजिएगा, बंगाल में। और उसके बाद ईयर कौन सा रहा है? 1793। बस इतनी ही चीज़ों को याद रखना है, आगे बढ़ते हैं। अगली है आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था भू राजस्व वसूली हित अंग्रेजों द्वारा लागू यह दूसरी व्यवस्था थी जिसका जन्मदाता, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता किसी संबंधित जो रहे हैं इनको याद रखना है, थॉमस मुनरो, ठीक है, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर को माना जाता है, ठीक है, अलेक्जेंडर। इसने सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के बाराहा ज़िले में जो है वो लागू किया था, ठीक है। कहीं कहीं आप जो है मद्रास भी देख लेते हो, तो मद्रास ऑलरेडी आप जानते हो तमिलनाडु में ही है, तो ये 12 महल, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको याद रखना है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ये जो है भारत के कुल भूभाग क्षेत्र पर 51% क्षेत्रफल में जो है वो लागू रहा है, ये ध्यान देना है आपको। तो बस इतना याद रखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था की जो प्रारंभ रहा है वो 1792 ईयर याद रखना है। संबंधित व्यक्ति जो यानी थॉमस मुनरो प्लस अलेक्जेंडर, ठीक है, तो ये इनको याद रख लेना है। इसके बाद सबसे पहले जो शुरुआत की गई, इसको लागू किया गया मद्रास की जो 12वां ज़िला है, ठीक है, मद्रास तमिलनाडु, वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया। और इसके तहत क्या था कि इसमें सीधे सीधे जो है किसानों को भूमि का मालिकाना हक और कब्जादारी का अधिकार दिया गया था। तो रैयतवाड़ी में किसानों को सीधा जो है मालिकाना हक रहा है, ये चीज़ ध्यान देनी है। बस इतने ही तथ्यों को याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, यही से संबंधित आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य 2 रहे, भू राजस्व की नियमित वसूली और रैयतों की स्थिति में सुधार। पहला उद्देश्य तो अवश्य पूरा हुआ लेकिन दूसरा नहीं, बस इतना ही याद रखो और कुछ नहीं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पूछा जाना है। अगला है आपका महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत की कुल क्षेत्र के 30% हिस्से पर लागू थी, जबकि रैयतवाड़ी 51% पर रही है। तो महालवाड़ी व्यवस्था, इसमें जो है लगान की दृष्टि से संपूर्ण गांव एक इकाई होता था। इसमें लगान को राजकोष में जमा करने का दायित्व गांव के मुखिया को होता था महालवाड़ी में। इस व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन के कुछ जिले, संयुक्त प्रांत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत तथा पंजाब के कुछ हिस्से शामिल थे। महालवाड़ी व्यवस्था बुरी तरह से असफल हुई क्योंकि इसमें लगान का जो निर्धारण है वो अनुमान पर आधारित था, ठीक है। बाकी कुछ खास याद नहीं रखना है, आगे बढ़ो। भारतीय कृषि की विशेषताएं, तो मानसून पर निर्भरता। तो भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है क्योंकि कृषि संगठन के अनुसार जो कुल बुआई है वह क्षेत्रफल का 45.7% भाग ही जो है वो सिंचित है और बाकी जो है वो वर्षा पर निर्भर है। भारत में सर्वाधिक जो सिंचित फसल है वह गन्ना होती है जो कि 94.3% है। खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता है। तो भारतीय कृषि की एक प्रमुख विशेषता है कि खाद्यान्न फसलों की प्रधानता है और वर्तमान में लगभग 65% कृषि भूमि पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। अधिकांश जनता की निर्भरता, तो देश के कुल रोजगार में प्राथमिक जो क्षेत्र का योगदान है लगभग 43% है, यानी अधिकांश जो भारत की जनता है 43% लोग जो है वो प्राथमिक सेक्टर पर निर्भर हैं। समस्त देश की लगभग 68.84% जनसंख्या गांव में ही निवास करती है जो कि कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों से क्या है
उनकी आजीविका निर्भर है कृषि पर, लगभग 68%। कृषि जोतक का जो आकार है वो छोटा होना, ये भी भारतीय कृषि की विशेषता है। तो कृषि गणना 2010-11 के अनुसार भारत में जो औसत कृषि जोत का आकार है वह 1.15 हेक्टेयर तथा प्रति व्यक्ति भूमि की जो उपलब्धता है 0.10 हेक्टेयर है। तो यह तथ्य आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आकार लगभग जो है कृषि जोत का औसतन जो है 1.15 है, जबकि प्रति व्यक्ति जो है भूमि की जो उपलब्धता बताई जा रही 0.10 हेक्टेयर है। तो यह तथ्य आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वहीं पर अमेरिका में देखोगे तो ज़मीन की कमी नहीं है, लोग वहाँ पर कमी है लेकिन ज़मीन की नहीं। भारत में लगभग 64% है वो सीमांत कृषक है, जो कि 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर कृषि कार्य हित निर्भर। वहीं लघु जोत वाले किसान 18% हैं। तो सबसे ज़्यादा पूरे भारत में किस तरह के किस आकार वाले किसान हैं, तो 1 हेक्टेयर से कम वाली भूमि वाले जो किसान हैं सबसे ज़्यादा है, लगभग 64% हैं। तो ये तथ्य आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। न्यून कृषि उत्पादन, तो भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। उत्पादन की परंपरागत रूढ़िवादी तकनीकी, तो भारत में आज की कृषि अधिकांशतः परंपरागत तकनीकी से होती है, जिसमें लकड़ी का दल, पाटा, खुरपी, फावड़ा आदि उपकरण कृषि हित उपयोग लाए जाते हैं। भारत में वर्तमान तक केवल 40% कृषि का जोत ही मशीनीकरण हो सकता है। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग वर्ष होगा 78-75। प्रारंभ में कृषि विभाग का कार्य कृषि संबंधी आंकड़ों का संकलन ही था, परंतु 1880 से कृषि विभाग को भू अभिलेख विभाग से संबद्ध कर दिया गया। तो याद रखिए एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि कृषि विभाग को भू अभिलेख विभाग से कब संबद्ध कर दिया गया, तो याद रखिएगा वर्ष 1880। और उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई है, वर्ष 1875। भारत शासन अधिनियम 1919 के पारित होने के बाद कृषि क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन हो गया। परिणामस्वरूप कृषि विभाग को 1 दिसंबर 1919 से एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया। तो कृषि विभाग को 1 दिसंबर 1919 से एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया। 1 मई 1920 की इसी विधिवत स्थापना हुई और विभाग के तत्कालीन क्रियाकलापों में कृषि क्षेत्र में जैसे फसल उत्पादन, पशुपालन, भूमि संरक्षण, गन्ना उत्पादन, उद्यान एवं कोलोनाइजेशन संबंधी गतिविधियां। वर्तमान में कृषि विपणन कृषि विभाग से अलग हो गया है। वर्तमान में कृषि विभाग के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो उत्तर प्रदेश बीज विभाग निगम हो गया, राज्य बीज विमानीकरण संख्या है, यूपी एग्रो है, राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आज सम्मिलित प्रयास से कृषि उत्पादन संबंधी क्रियाकलापों को गति प्रदान करने में प्रयासरत है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तथ्य को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यूपी जीके में भी आप पढ़ते भी होगी कि भारत में कुल जो कृषि जलवायु क्षेत्र है दोस्तों वह कितने हैं, तो 15 हैं। कितने? 15। इस तथ्य को याद रखो। साथ ही उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो 9 हैं। तो भारत में 15 हो गए और जबकि उत्तर प्रदेश में 9, याद रखो। भारत में कृषि विश्वविद्यालय एवं पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय है, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, नेशनल ब्यूरो है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, कृषि अनुसंधान संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, परियोजना निदेशालय, प्रमुख कृषि योग पत्रिकाएं हैं। अब यहाँ पर जो आपको दिया है इन संस्थान को आप याद रखिएगा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान है और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कब की किसकी स्थापना है। तो इसका PDF मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे वही है, सेंट्रल की स्थापना है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्थापना कहाँ की गई, ये सब दिया है। आगे बढ़ो, टेलीग्राम पर दे दूंगा PDF, आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा क्योंकि थ्योरी से भरपूर है। अगला है राष्ट्रीय किसान आयोग। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का जो गठन है वो 18 नवंबर 2004 को किया गया था। आयोग का गठन प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया और दिसंबर 2004-06 तक इसमें 5 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। तो आयोग का गठन कब किया गया, साथ ही साथ किसकी अध्यक्षता में किया गया, इतना याद रखना है। तो आयोग का गठन जो हुआ है 18 नवंबर 2004 को किया गया है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन। साथ ही इसकी अध्यक्षता में, तो याद रखिएगा, हरित क्रांति के जो जनक हैं भारत की MS स्वामीनाथन, ठीक है। इतना ही याद रखो आप, बाकी यहाँ पर कुछ पढ़ना नहीं है। बाकी आप पढ़ना चाहो तो PDF मिल जाएगा, वहाँ से कवर कर लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, उन्हीं तथ्यों को कवर कराएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी पूरी गाथा नहीं पढ़ना है। यह योजना भारतीय बैंकों द्वारा 1998 में शुरू की गई थी। तो किसान क्रेडिट कार्ड है, तो यह योजना भारतीय बैंकों द्वारा कब 1998 ईस्वी में शुरू की गई। यह योजना नाबार्ड द्वारा RB गुप्ता समिति की सिफारिशों पर, किसकी कौन सी समिति है, तो याद रखिएगा RB गुप्ता समिति की सिफारिशों पर
टर्म लोन और कृषि जरूरतों को प्रदान करने के लिए तैयार की गई। इसका उद्देश्य किसानों को वित्तीय लोन देकर फसल उत्पादकता और भूमि पर स्थायी सुधारों को प्रोत्साहित करना था। किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को व्यक्तिगत दुर्घटना के लिए, मृत्यु और स्थायी विकलांगता की स्थिति में 50,000 रुपये तक और अन्य जोखिम के लिए 25,000 रुपये तक का बीमा कवर भी दिया जाता है। इसका जो भार प्रीमियम बैंक और उधारकर्ता दोनों द्वारा जो अनुपात का रेशियो है 2:1 के अनुपात में वहन किया जाता है। अगला है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद। राज्य कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 पारित कर इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इस अधिनियम के अधीन 249 मुख्य और 356 उपमंडी कार्यरत हैं। राज्य की मंडी परिषद द्वारा खलिहान अग्नि दुर्घटना सहायता जिला योजना जिला अधिकारी के माध्यम से चलाई जा रही इस योजना में जोत की सीमा के आधार पर न्यूनतम जो है वो 75,000 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है। अगला है उत्तर प्रदेश में सिंचाई की साधन, तो नलकूप के द्वारा सबसे ज़्यादा नलकूप के द्वारा, उसके बाद नहरों का नंबर यानी ट्यूबवेल से सबसे ज़्यादा सिंचाई है, दूसरे नंबर पर नहर के द्वारा, कुआं तालाब झील ये सब तीसरे नंबर पर, अन्य साधन भी 1.1% है। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो साधन है वो नलकूप ट्यूबवेल के द्वारा होता है। परसेंट भी याद रखिए 73.6% जो सिंचित क्षेत्र है उसका, इसके बाद 18.5% जो है नहरों के द्वारा और 6.8% ये झील कुआं तालाब हो गए, अन्य साधनों का 1.1 है। तो सबसे ज़्यादा नलकूप के द्वारा, याद रखिएगा ट्यूबवेल के द्वारा। अगला है पंचवर्षीय योजना आयोग। तो पहली पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड याद रखो 1951-56 तक चली और ये हैराल्ड मॉडल भी याद रखो किस मॉडल पर आधारित हो। तो पंचवर्षीय योजनाएं इनको अच्छे से कवर करो, यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछने को मिलता जरूर है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, इसका जो टाइम पीरियड रहा है 1951 से 56 तक चली है और ये किस मॉडल पर आधारित है, हैराल्ड मॉडल पर। तो हैराल्ड मॉडल पर आधारित रही यह योजना। इसका उद्देश्य कृषि विकास करना था। इस योजना के तहत अंतर्गत भारत में भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आप इसको कवर करिएगा। 5 जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं इनको जरूर कवर करिए, यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है प्रश्न। थ्योरी मैं दे दूंगा टेलीग्राम पर, आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि थ्योरी से भरपूर है, काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो इसके लिए सिंपली से आपको PDF दे दी जाएगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ से कवर करिए। बाकी यहाँ पर मैं MCQ करा दे रहा हूँ और इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करवा देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग भी थ्योरी को कवर करो, क्योंकि पढ़ना ही है, कुछ खास नहीं, टू द पॉइंट दिए हैं, तो इससे अच्छा आप ही लोग पढ़ लो। बाकी आइए हम लोग यहाँ पर MCQ कवर करते हैं। पहला प्रश्न है CRIDA केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान का पूरा नाम बताइए। CRIDA, ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब होगा, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर हाईलैंड एग्रीकल्चर। तो याद रखिएगा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर है, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम जिसकी स्थापना 3 नवंबर 2004 को हुई थी, तो ये कहाँ पर हुई थी स्थापना, ICAR की। तो 3 नवंबर 2004 को स्थापना जो हुई थी वह पूषा कैंपस नई दिल्ली में। अगला है कौन सा अनुसंधान संस्थान कृषि से संबंधित नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब होगा, सेंट्रल मेटलॉजिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनमें से कौन सा नेशनल ब्यूरो है जो एग्रीकल्चरल साइंसेज में नहीं आता है, ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। देश में समग्र मछली उत्पादन में शीर्ष जो राज्य है वह कौन सा नहीं है, समग्र। तो समग्र मछली की आपको बताना है, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी कर्नाटक। संसार में सर्वाधिक जो मछली उत्पादन वह कहाँ पर होता है, ऑप्शन सी चाइना। अगला प्रश्न है पीली क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, पीले फलों से, सरसों से, तेलो तिलहन से या दूध उत्पादन से, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है, तेलो तथा तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न है कि कौन से वर्ष में बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से विभूषित किया, वर्ष होगा फरवरी 1926। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है 1936 में कहां पर की गई,
ऑप्शन बी लखनऊ में। अफीम का सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य है वह कौन सा है? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न अकेले योगदान जो है वो कितना करता है? तो देश के कुल खाद्यान्न का जो योगदान है 18 से 24%। कहां पर कृषि पार्क नहीं है? नोएडा में। उत्तर प्रदेश बीज निगम की जो स्थापना है वो कब हुई थी? उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम की स्थापना जो हुई थी वह 2002 में। ICARDA जो एलेफो सीरिया में है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1976 में। कोर्स ग्रेन पल्स रूट ट्यूबर सेंटर कृषि अनुसंधान संस्थान में कौन सा फसल नहीं आता है? यहां पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी फलों का उत्पादन। डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च परियोजना निदेशालय कब और कहां पर बना है? वर्ष होगा 1988 और हैदराबाद। कौन सी पत्रिका कृषि उपयोगी नहीं है? ऑप्शन डी तत्वबोधिनी पत्रिका। कौन सा फसल चक्र है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? मक्का, ज्वार, जौ। उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु में तराई क्षेत्र जो मुख्यतः है वो कहां पर पाई जाती है? तराई रीजन। ऑप्शन डी बिजनौर। भारत के कृषि विश्वविद्यालय के रंगा कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? वर्ष होगा 1965। कौन सा विश्वविद्यालय केरल में नहीं है? परभनी, ऑप्शन सी। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कौन से वर्ष हुई है? वर्ष होगा 1963। जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 2004 में हुई उसका संक्षिप्त नाम क्या है? ऑप्शन बी जाऊ। कौन सा फल पट्टी है जो अमरूद का उत्पादन करती है? ऑप्शन बी ककराल। ऊंचा गांव में कौन सी खेती होती है? ऊंचा गांव। ऑप्शन बी सही जवाब है आम। लीची का जो उत्पादन है वो कहां पर होता है? ऑप्शन ए मेरठ। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कौन से वर्ष से की गई जिसमें भारत में दूध जो है उत्पादन बढ़े? वर्ष है 1970-71। राज्य सरकार में कुक्कुट पालन के क्षेत्र में उद्यमी विकास हेतु नीति की घोषणा कहां पर की गई? कब की गई? यहां पर आपका आंसर होगा 2013। अमृत क्रांति की संज्ञा किससे प्रदान की गई है? अमृत क्रांति। नदी जोड़ो परियोजना। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना को कब लागू किया गया? संपूर्ण उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए 1958। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई? वर्ष होगा 1931। इलाहाबाद। ठीक है, यहां भी दिया है तो इलाहाबाद लिखा है तो इसको आप मोस्ट अप्रोप्रिएट कर लो। अगला है आपका एकड़ किसके बराबर है? 1 एकड़ बराबर होता है 1.62 बीघा। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रशासनिक कार्यों का जो मुख्यालय है वो कहाँ रखा गया? प्रशासनिक कार्य की बात की जा रही है तो न्याय के लिए आप इलाहाबाद, प्रशासनिक के लिए लखनऊ। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर विभाग के तहत कितने जिलों को गजेटियर तैयार किया गया? यहां पर सही जवाब बनेगा आपका 54 जिले। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के तहत कितने विभाग अध्यक्ष कार्य करते हैं? सही जवाब होगा 5। कृषि क्षेत्र को पुनः विशेष प्राथमिकता किस पंचवर्षीय योजना में दी गई थी? ऑप्शन सी तीसरी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना से हरित क्रांति का दूसरा चरण शुरू हुआ? ऑप्शन डी छठी। कौन सी पंचवर्षीय योजना किसी संबंध में असफल रही है? ऑप्शन डी 9वीं। अगला प्रश्न है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि हेतु कितने प्रतिशत विकास दर का लाभ रखा गया था?
ऑप्शन सी 4%। 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का जो योगदान है प्रतिशत भाग कितना है? 19.9%। दूसरी पंचवर्षीय योजना में कुल राजस्व का कितने % कृषि क्षेत्र को आवंटित किया गया था? 20%। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश के कुल निर्यात में कृषि का जो कृषि का जो प्रतिशत भाग है निर्यात में, कुल निर्यात में, तो वह कितना है? 13% भाग। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रकार की कृषि जोत में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो है आपके वो मार्जिनल है, दैट इज सीमांत जोत। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब होगा, यानी 1 हेक्टेयर से कम वाले सबसे ज़्यादा है। इसके बाद 44 नंबर है कि भारत में लघु जोत में कितनी % जनसंख्या पाई जाती है? लघु जोत की बात की जा रही है, यानी 1 से 2 वाले में, 1 से 2 हेक्टेयर वाले में कितने % आते हैं लोग? 18% है। बही कृषि जोत में कितने हेक्टेयर की जोत कही जाती है? बही नहीं, यहाँ पर कर लो बड़ी कृषि जोत होगा ना, तो बड़ी हो जाएगी, नहीं 10 हेक्टेयर से अधिक होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। इन्होंने आंसर सी दिया है, वो पता नहीं क्यों दिया है, मुझे नहीं मालूम। 10 हेक्टेयर से कम, 10 हेक्टेयर से अधिक है तो आप उसको बड़ी कृषि जोत में आकार में लाओगे, ठीक है। तो इन्होंने 43 का सी दिया है, जो कि गलत ही होगा। 1 वर्ग मील बराबर कितना होगा? 640 एकड़। 1 गज बराबर कितना होगा? 3 फुट। अगला प्रश्न नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राजस्व परिषद, सही जवाब बनेगा आपका 1831 इलाहाबाद में। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह किसने कहा? यह कहने वाले रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए। भारत में रजत क्रांति का जो संबंध हो किससे है? रजत क्रांति किससे संबंधित? सही जवाब बनेगा आपका अंडा और चिकन उत्पादन से। ऑप्शन बी। केसर के लिए पौधे का कौन सा जो भाग है, कई सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया केसर कौन सा भाग। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा, उपयोग जो जलाया जाता है वो होता है वर्तिकाग्र। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राप्त हुआ है? ये कई सेटों में आप इसको लगा चुके हो। यहाँ पर सही जवाब बनेगा आपका शतपथ ब्राह्मण। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? अमरूद। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की जो आवाज है वो किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? कई बार आप पढ़ चुके हो, ऐसे सेट को कई बार लगा चुके हो प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा 90 डेसिबल से कम नहीं, 90 डेसिबल से किसी भी हाल में अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है आपका चावल के जो उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर है वो कितना होता है? ये भी कई सेट में आप देख चुके हैं ऐसे प्रश्न को। ऑप्शन बी 15 किलोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सरलता से उगाया जा सकता है? कई बार कर चुके हैं ऐसे कई सेटों में आप। ऑप्शन सी तरबूज। पूसा रसराज किसके केंद्र में है? सभी प्रश्न आप कर चुके हो कई सेटों में, बस यहाँ पर देख लो, आप चैप्टर को कंप्लीट कर लो। यहाँ पर सही जवाब होगा खरबूजा। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हरे फेर दिया यार, हेर फेर होना चाहिए, ठीक है, अदला बदली, हेर फेर किससे की जाती है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा धान। धान के बाद गेहूं, गेहूं के बाद धान। 1 हार्स पावर बराबर कितना होता? बच्चों वाली सवाल, 746 वाट। जाबो ग्रामीण खेती करने का जो तरीका है वो कहाँ पर विद्यमान है? इंपॉर्टेंट फैक्ट, कई बार सेटों में कर चुके हो आप। जितने सेट कराए गए कम से कम 2-3 हज़ार क्वेश्चन तो करा ही दिए गए होंगे इससे संबंधित। अभी आप कर ही रहे हो, अभी और करोगे। जाबो ग्रामीण खेती करने का जो तरीका है वो कहाँ विद्यमान है? जाबो खाबो, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? सही जवाब बनेगा आपका मोल्ड बोर्ड हल और मृदा कुदाल। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब होगा। प्राथमिक उपकरण की बात की जा रही है। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? सही जवाब बनेगा ऑप्शन बी ड्रिप प्रणाली। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? मिट्टी का कटाव, सिंपल सी बात, बलुई मिट्टी होगी, कटती रहेगी, बालू की तरह बढ़ती रहेगी। अगला है आपका वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की जो व्यवस्था है उसको क्या कहते हैं?
उसको कहा जाता है फसल रोपण अनुक्रम। प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? कई बार कई प्रश्न कई सेटों में कर चुके ऐसे प्रश्नों को। सही जवाब होगा 350 मिलियन टन। भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? भारत में कुल वन क्षेत्र, तो यहाँ पर इन्होंने आंसर जो है वो दिया है, जो कि ये 2000 हो सकता है 17 के हिसाब से बनाया है इन्होंने। आपको लेटेस्ट पढ़ना है, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के हिसाब से, 2021 के हिसाब से देखेंगे दोस्तों, जो वन आवरण है, वन क्षेत्रफल की बात की जा रही, वन आवरण, ठीक है। क्योंकि जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है उसमें आप वन प्लस वृक्ष को दोनों को इंक्लूड करते हो, तो वन प्लस वृक्ष का जो आवरण का जो क्षेत्र है वो भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 24.62% है, जो कि 80 समथिंग है, यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं। जबकि आपका वन आवरण है, तो जो वन आवरण है वो 7, 1, 3, 7, 8, 9 करके है, एग्जैक्ट जो रिपोर्ट है 7, 3 करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गलत दिया हुआ है, हो सकता है पिछली रिपोर्ट 2017, तो आपको 2021 रिपोर्ट को कवर करना है। सिंपली आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 बाय ऑनलाइन स्टडी किंगडम। वहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको PDF भी आपको मिल जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ पर नन ऑफ दीज कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं। अगला है कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, तो आप उसको खेती का क्षेत्र मानोगे। एक बार से अधिक खेती होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? ऑप्शन यहां पर आपका डी सही जवाब होगा, ईंख। गेहूं में प्रोटीन का जो प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत होता है? गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत जो है वो 12%। परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? तो परिक्षेत्रीय मृदा को ट्रांसपोर्टेड मृदा, ड्रिप मृदा या अलुवियल मृदा भी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब होगा। अगला है NPK किस अनुपात में प्रयोग की संस्तुति की गई है? कई बार इनको पूछ लिए हैं, अभी भी ये आंसर आपको 4:1 ही दे रहे हैं, और उनकी बुक में आंसर आपको यहाँ पर डी दिया गया है। और ये पूछा गया प्रश्न, इसको आप अपडेट कर लीजिए। मैंने शायद पिछले जो ग्राम समाज वाली 50 सेट की सीरीज चल रही है, वहाँ पर भी यह प्रश्न देखने को मिला था, वहाँ पर अपडेट भी कराया गया है, ठीक है। तो उस सीरीज को आप कवर करिए, क्योंकि रेशियो जो है बदल चुका है, 6 पॉइंट समथिंग है और 2.4 करके है, और 1:1 है, ठीक है। तो ये रेशियो है, वहाँ वीडियो आप देखिए, वहाँ पर कवर कराया गया है, ठीक है। वर्तमान परिपेक्ष से पूछा जाएगा, 2015 में पूछा गया है, जो कि 4:2 ही रहा है, जो कि अब अपने हिसाब से अगर पूछ लिया जाएगा तो आपको अपडेट होना पड़ेगा। अपडेट जो रेशियो है 6 पॉइंट समथिंग, यानी 6 पॉइंट जो भी प्रीवियस जो सेट कराए हैं उसमें बताए हैं 6.7 जो रेशियो है वो 2 पॉइंट करके जो है आपका 4 हो जाएगा, 1:1 है, ये रेशियो हो जाएगा, बदल जाएगा। वर्तमान में यही है, जो कि ऑलरेडी घटना चक्र वाले जिन्होंने किया होगा अपडेट कराया गया है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न नंबर 72 है, पूसा जो रूबी है किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी टमाटर की, ठीक है। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि, थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान कब होता है? जब थ्रेशर की गति जो है बहुत ज़्यादा हो स्पीड में, ठीक है। तो पता चलता है कि जो अनाज है, मान लीजिए जो थ्रेशर है, थ्रेशर में लोग गेहूं डालते हैं, अब तो मशीन आ गई, मशीन में भी स्पीड ज़्यादा होगी तो गेहूं भूसे के साथ उड़ जाता है, भूसा में उड़ने लगता है। लोग अरे उड़ रहा है, भूसा उड़ रहा, बंद करो जल्दी थ्रेशर। क्योंकि यहाँ पर जो पूछा गया वो पूछा गया थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान कब होगा? थ्रेशर के द्वारा, तो थ्रेशर की गति बहुत ज़्यादा होगी तब। कहीं कहीं आपको प्रश्न में और भी शर्त जो कराए गए हैं वहाँ पर दे दिए, पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो, अरे थ्रेशर में डालने से कमी थोड़ी ना, सीधी साथ थ्रेशर की गति होगी, वही आंसर सही होगा। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा दोस्त मोनोक्रोटोफस। फसल कटाई परीक्षण दैट इज क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा उपज का अनुमान लगाने के लिए। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन, है ना, बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, चाहे UPSC हो UPSSC। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा प्रतापगढ़। स्वदेशी हल, तो स्वदेशी हल क्या है? तो जुताई की एक प्राथमिक उपकरण है।
ईख की अधशाली किस्म की फसल अवधि क्या है? 18 महीने। भारत में लगभग 90% सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत है? सही जवाब होगा सतही सिंचाई। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्षीय सब्जी है? वृक्षीय सब्जी करी पत्ता। तेज हवा की गति कितनी होती है? तेज हवा की गति कितनी होती है? ऑप्शन यहां पर बी सही जवाब है 30 मील प्रति घंटा। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए रहा है? तो गेहूं का सबसे ज्यादा 500% बढ़े, चावल का लगभग 300 रहा है। तो ऑप्शन यहां पर आपका सी सही जवाब होगा। अगला जो प्रश्न है आपका 83 नंबर, अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? अधिया बटाई। तो यहां पर ए और सी दोनों को ले लो। फसल की साझेदारी से संबंधित तो है ही अधिया और बटाई। और कृषि कार्य बैठक को भी इंक्लूड किया है इन्होंने आंसर में। तो कृषि कार्य बैठक कृषि से संबंधित जो कार्य है उन्हीं बैठक से भी संबंधित आप कह सकते हो, अधिया बटाई उसी में कर लो। तो इंक्लूड दोनों को आंसर ले लो। सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजातियां हैं? यहां पर आपका सही जवाब होगा कबूतर। किसकी है? कबूतर की। अगला प्रश्न है दोस्त, भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण जो मिट्टी समूह है कौन सा है? लैटेराइट मिट्टी। बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत क्या है? ट्यूबवेल, दैट इज नलकूप। गूटी का जो प्रयोग है आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? गूटी का प्रयोग किसकी संवर्धन के लिए है? यहां पर आपका सही जवाब होगा गूटी। तो इसको कई सेटों में जो है जो कराए गए उनमें कई बार इसको देखने को मिला होगा प्रश्न, और यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा वो है लीची। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कई बार एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कई बार पूछा जाता है ये, और आसान भी है। आपका सही जवाब होगा शिमला। अगला है आपका, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? ये आप साइंस में भी पढ़ लेते हो। यहाँ पर आपका सही जवाब बन जाएगा क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। ऑप्शन सी। पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीत क्रांति का जो संबंध है वो तिलहन उत्पादन से। लहसुन की तीव्र गंध का जो कारण है वो क्या है? लहसुन। यहां पर आपका सही जवाब बनेगा गंधक यौगिक। टपका 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 जो है किस फसल का अंतिम चरण होता है? टपका कई बार आप लगा चुके हो। ऑप्शन यहाँ पर एक सही जवाब है आम का। तो दोस्तों इसी के साथ आपने 92 प्रश्नों को जो है वो कवर कर लिया। तो ये आंसर की आप देख सकते हैं, और इसी तरह आपका जो चैप्टर नंबर है 4 कंप्लीट हो गया। तो काफ़ी लंबा थ्योरी रहा है, और थ्योरी का जो पार्ट है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको अवेलेबल होगा, आप थ्योरी को भी कवर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।